आज की इस वीडियो में अगेन हम कुछ रैंडम एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं और ये डायरेक्टली हेमेटोलॉजी से होंगे। तो हेमेट से रिलेटेड ही सारे एमसीक्यू होने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं एमसीक्यू जो कि थ्रोम्बोपोइटिन इज क्रिएटेड बाय। तो थ्रोम्बोपोइटिन कहाँ से क्रिएट होता है? पहला है लीवर से, देन किडनी, हार्ट और स्प्लीन। तो ये कहाँ से क्रिएट होता है? लीवर से, राइट। इसके बारे में खास बात क्या है कि थ्रोम्बोपोइटिन कब रिलीज होगा? जब प्लेटलेट बॉडी में कम होंगे। तो प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करने के लिए हम थ्रोम्बोपोइटिन जो है हमारा एक प्रोटीन वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट का काउंट इंक्रीज होने लगता है बॉडी के अंदर। वहीं पे एक होता है हमारा इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन ये किस चीज़ के लिए होता है वो आप नीचे कमेंट में बताना। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को पता ही होगा, बट फिर भी जिसको नहीं पता होगा नीचे कमेंट में देख लेना इरिथ्रोपोइटिन किसके लिए रिलीज होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इंक्रीज इन हाइपोक्सिया। इनमें से कौन सा जो सेल है हाइपोक्सिया में इंक्रीज होता है? प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और न्यूट्रोफिल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आरबीसी। रेड ब्लड सेल है जो कि प्लेटलेट हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? एचबी इसके अंदर, आरबीसी के अंदर। आरबीसी का लेवल अपने आप क्या होगा? धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी के अंदर। कैसे होगा? सेम इरिथ्रोपोइटिन अपना एक्ट करेगा और वहाँ से वो आरबीसी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल प्रोड्यूस। सो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट, लिम्फोसाइट या ऑल ऑफ अबव। क्या राइट आंसर इसका? तो जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो सब कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं ब्लड सेल के अंदर। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या डब्ल्यूबीसी कोई सीरीज, सब कुछ हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि स्टेम सेल क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टेम सेल आगे डिफ्रेंशिएट होते हैं बहुत सारी चीज़ में, जैसे कि हेमेटोपोइटिक के लिए यानी कि ब्लड सेल्स के लिए, और अनदर कैटेगरी के केस में स्किन है या कुछ और टिश्यू बनाना तो उस केस में अलग स्टेम सेल है। तो हर एक का ये अलग अलग पार्ट होता है। पर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या करेंगे? ब्लड सेल्स, हेमेट का मतलब होता है ना हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। तो ब्लड से रिलेटेड जो सेल रिलीज होंगे वो सारे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल के अंदर आने वाले हैं, राइट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ऑल आर रिलेटेड टू इंटरल्यूकिन 1 एक्सेप्ट। सो इनमें सारे इंटरल्यूकिन 1 से रिलेटेड है किसी एक को छोड़ के। पहला है एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल, बी है IL-1 प्रोड्यूस बाय मैक्रोफेज, सी है IL-1 प्रोड्यूस बाय आरबीसी और डी है हेल्प इन प्रोलिफिकेशन ऑफ NK सेल। तो ये आरबीसी से प्रोड्यूस नहीं होते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा कि इंटरल्यूकिन का आरबीसी से प्रोडक्शन होना इसका कोई मतलब नहीं बनता, और यही एक अलग जवाब। बाकी जो इंटरल्यूकिन 1 है वो NK सेल और न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट करते हैं, उनमें हेल्प करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, और IL-1 प्रोड्यूस कहाँ होता है? मैक्रोफेजिस के थ्रू, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम, रेटिकुलोसाइट डिक्रीज इन। तो रेटिकुलोसाइट यानी कि आरबीसी की प्रीमेच्योर स्टेज है वो डिक्रीज कब होती है? ए है हेमोरेटिक एनीमिया में, थेरेपी टू B12 की थेरेपी के केस में, थेरेपी टू आयरन डेफिशिएंसी की थेरेपी में, या प्लास्टिक एनीमिया, किस में डिक्रीज होते हैं रेटिकुलोसाइट्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लास्टिक एनीमिया। देखो ए प्लास्टिक एनीमिया ऐसा एनीमिया है जिसमें कि सारे हमारे सेल्स हैं जो डिक्रीज हो जाएंगे, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट हो, चाहे वो हमारे डब्ल्यूबीसी, सब डिक्रीज जाएंगे। तो जब क्योंकि बोन मैरो में डिफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है इस केस में, राइट। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि रेटिकुलोसाइट भी नहीं प्रोड्यूस होंगे। वहीं हेमोरेटिक एनीमिया, जैसी एनीमिया हुआ, ब्लड बहुत सारा बहा तो बॉडी कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करेगी। B12 यानी कि हमारा जो आरबीसी की स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होगी, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जैसी B12 की थेरेपी देंगे, विटामिन B12 देंगे तो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? प्रीमेच्योर स्टेज तो आएगी ना बहुत ज़्यादा बॉडी में, तो रेटिकुलोसाइट तब भी इंक्रीज हो जाएंगे। आयरन डिजीज में क्या होगा? आरबीसी लेवल कम हो जाता है, आयरन थेरेपी देना स्टार्ट होंगे तो आयरन से आरबीसी इंक्रीज, पर डायरेक्ट आरबीसी तो नहीं बनेंगे, रेटिकुलोसाइट इंक्रीज होगा पहले। तो इसलिए ये सारे इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, और प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? डिक्रीज होता है रेटिक काउंट। सिक्स्थ क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स सीन इन। तो स्पेसिफिक ग्रैन्यूल कब दिखते हैं? माइलोब्लास्ट में, मेटामाइलोसाइट में, प्रोमाइलोसाइट में या माइलोसाइट में? किस में दिखते हैं स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइलोसाइट के केस में। माइलोसाइट में हमको क्या दिखते हैं? स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स भी उन्हें कहते हैं, और प्रोमाइलोसाइट में क्या होते हैं? एजेरोफिलिक ग्रैन्यूल या प्राइमरी ग्रैन्यूल्स भी इन्हें कहते हैं, राइट। और जो हमारी मेटामाइलो स्टेज होती है इसमें हमको दोनों देखने को मिलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ग्रैन्यूल्स इसमें देखने को मिल जाएंगे, राइट। देन सेवंथ क्वेश्चन क्या है? नैप स्कोर इंक्रीज इन। तो नैप स्कोर कब इंक्रीज होता है? सबसे पहले नैप है क्या चीज़? तो नैप स्कोर बेसिकली किस में किया जाता है? न्यूट्रोफिल में किया जाता है, कि न्यूट्रोफिल में जो ग्रैन्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस हिसाब से है, ठीक है। तो बेसिकली एल्कलाइन फॉस्फेटेज हमारा एक एंजाइम होता है, ठीक है। उसकी हेल्प से हम एक एंजाइमेटिक स्टेन करते हैं जिसको हम न्यूट्रोफिल एल्कलाइन फॉस्फेटेज
टेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, और उनका स्कोर जनरेट होता है। तो स्कोर कितना कि जैसे कि कितना ग्रैनुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 40 से लेके 100 के बीच में ये एक नॉर्मल माना जाता है, राइट। अब ये पूछा है कि 40 से लेके नॉर्मल है, बट NAP जो स्कोर है वो इंक्रीज है, किस में इंक्रीज देखने को मिलता है? ल्यूकीमिया में, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया में, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, लिक्विड डायरेक्शन में, किस में इंक्रीज देखने को मिलता है, राइट। तो ये हमको देखने को मिले लिक्विड डायरेक्शन में, ठीक है। ल्यूकीमिया केस में जो हमारा है ये सब नॉर्मल रहेगा, बट ल्यूकोमाइड रिएक्शन के केस में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखने वाली है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ल्यूकीमिया और लिकोमाइड जो हमारा है रिएक्शन, इसमें क्या फ़र्क है कि नैप्स को लिकोमाइड रिएक्शन में इंक्रीज होता है और ल्यूकीमिया में डिक्रीज होता है, राइट। क्योंकि ल्यूकीमिया है तो यानी बेसिकली क्या होगा, जो हमारा न्यूट्रोफिल वगैरह इन सब में इफेक्ट पड़ेगा तो ग्रैनुल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल नहीं हो पाएगी, तो इसमें सब में डिक्रीज देखने को मिलेगा और केस में वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग WBC इज लीस्ट काउंट इन द बॉडी? तो इनमें से कौन सा जो WBC है वो लीस्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर? न्यूट्रोफिल है, बेजोफिल है, यूसिनोफिल है या मोनोसाइट है, ठीक है। कौन सा लीस्ट काउंट है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेजोफिल। न्यूट्रोफिल का जो काउंट है वो 40 to 75 के राउंड होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। देन 20 to 40 हमारा हो जाएगा लिम्फोसाइट। मोनोसाइट हमारा हो जाएगा तुम्हारा 2 to 10, ठीक है। 1 to 6 हमारा हो जाएगा यूसिनोफिल, और 1 to 2% या लेस देन 1% हमारा क्या हो जाएगा, बेजोफिल, राइट। तो इस प्रकार से बेजोफिल है जो लीस्ट काउंट होता है बॉडी के अंदर। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज अ फ्रेगमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म? इनमें से किसको फ्रेगमेंट कहते हैं साइटोप्लाज्म? फ्रेगमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म किसको कहा जाता है? प्लेटलेट को, मोनोसाइट को या RBC को, बैंड फॉर्म को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटलेट। जो प्लेटलेट होता है यानी कि थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। जो थ्रोम्बोसाइट होता है वो क्या है बेसिकली, जो पूरा का पूरा हमारा प्लेटलेट है ना, वो जब उसकी जो हमारा सेल है, जब उसके बहुत सारे टुकड़े होते हैं, यानी एक जो हमारा बिग सेल है उसमें से 100 प्लेटलेट रिलीज होते हैं उसके साइटोप्लाज्म को ब्रेक करने के बाद, ठीक है। उन्हीं को हम कहते हैं प्लेटलेट, राइट। उन्हीं को हम प्लेटलेट कहते हैं। तो प्लेटलेट आर द फ्रेगमेंट ऑफ थ्रोम्बोसाइटिक साइटोप्लाज्म, राइट। देन 10th क्वेश्चन क्या है हमारा, येलो बोन मैरो कंटेन। येलो बोन मैरो में क्या होता है, हेमोटिक सेल, प्लेटलेट, फैट टिश्यू या ऑल ऑफ। तो जो हमारा येलो बोन मैरो होता है वो रेड बोन मैरो से येलो बोन मैरो कन्वर्ट ही तब होती है जब उसमें कि फैट इंक्रीज हो जाता है। फैट टिश्यू इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, वो रेड बोन मैरो बन जाता है, ठीक है। येलो से किस में हो जाएगा, फैट के कारण वो येलो हो जाएगा, अदरवाइज वो रेड बोन मैरो रहती है जिसमें कि हेमोटिक सेल होते हैं, राइट। 11th, बोन मैरो एस्पिरेट इन इन्फेंट डन फ्रॉम। बोन मैरो जो एस्पिरेट होता है वो इन्फेंट में कहाँ से मिलता है, अलाइक क्रेस्ट से, लंबर वर्टिब्रा, अपर एंड ऑफ टिबिया, स्टर्नम। तो इन्फेंट्स में हमको कहाँ से बोन मैरो एस्पिरेट करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अपर एंड ऑफ टिबिया, ठीक है। और पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर अलाइक क्रेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि इस केस में, अडल्ट के केस में हम एंटीरियर पोस्टीरियर अलाइक क्रेस्ट से लेते हैं, राइट। असेसमेंट ऑफ आयरन स्टोर डन बाय। तो आयरन स्टोर जो है हमारा बॉडी के अंदर उसकी असेसमेंट किसके थ्रू करते हैं हम, पल्स स्टेन, जिम्सा, एज्योर भी, ऑल ऑफ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पल्स। पर्शियन ब्लू इंपॉर्टेंट स्टेन है किसके लिए, आयरन के लिए, कहीं भी चाहे हिस्टो में हो चाहे साइटो में हो और चाहे हम अपना बोन मैरो के अंदर स्टडी कर रहे हैं आयरन स्टोर की, तो पल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पल्स पर्शियन ब्लू इसको पूरा नाम कहते हैं। 13 क्वेश्चन जो हमारा 13 वो क्या है, वेरिएशन इन द सेल साइज नोन एज। तो सेल का जो साइज है उसमें अगर वेरिएशन है तो उसको क्या कहते हैं, एनिसोसाइटोसिस, पॉलीक्यूलोसाइटोसिस, मैक्रोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको हम कहते हैं एनिसोसाइटोसिस, ठीक है। वहीं पॉलीक्यूलोसाइटोसिस कब, जब शेप में चेंजेस होते हैं तो उसको पॉलीक्यूलोसाइटोसिस बस साइज में चेंज है, यानी कि स्मॉल साइज है, बड़ा साइज है, मीडियम साइज है, तो ये किसके कारण, एनिसोसाइटोसिस के कारण। और इस केस में जो एनीमिया होता है उसको कौन सा एनीमिया कहते हैं हम, डायमॉर्फिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। डायमॉर्फिक, क्योंकि इसमें मॉर्फोलॉजी देखो तो यानी दो तरह की दिखने वाली है, MCV और लो है और MCV हाई भी है। MCV मतलब मीन सेल वॉल्यूम है जो स्मॉल भी और हाई भी है, राइट। 14th क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा चेन प्रेजेंट इन। अल्फा और बीटा चेन कहाँ प्रेजेंट होती है, HbA में, F में, A2 या A1C। तो जो हमारा HbA है वो क्या होता है, 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है। 2 अल्फा 2 बीटा, और HbF होता है 2 अल्फा 2 गामा, और HbA2 2 अल्फा 2 डेल्टा, राइट। ये होता है हमारा HbA2।
सो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। HbA में हमको 2 अल्फा 2 बीटा चेन देखने को मिलती है। 15 क्वेश्चन, HbF लेवल इंक्रीज फाउंड इन। तो HbF जो लेवल होता है वो इंक्रीज कब देखने को मिलता है? अडल्ट मेल में, अडल्ट फीमेल में या फीटस में, किस में देखने को मिलता है? HbF लेवल इंक्रीज इन फीटस, राइट। फीटस में हमको ये इंक्रीज देखने को मिलता है। इसलिए HbF का दूसरा नाम क्या है? फीटल हेमोग्लोबिन, ठीक है। फीटल हेमोग्लोबिन इसका दूसरा नाम है। HbF का नाम है फीटल हेमोग्लोबिन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है? ब्रेन, ब्लड, बोन मैरो या लिवर, कौन सा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है? तो हमारा है ये ब्लड। ब्लड को हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव मतलब जो कनेक्ट करके रखता है पूरी बॉडी को। लिक्विड तो जो हमारा ब्लड है वो लिक्विड होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है, ब्लड हमारा लिक्विड है, देन कनेक्टिव टिश्यू है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने पूछा था स्टार्टिंग में, उसका जवाब नीचे कमेंट में देना कि जो हमारा इरेथ्रोपोइटिन है वो कहाँ स्क्रीट होता है और किसके लिए स्क्रीट होता है, किस पर्पज़ के लिए, वो आप नीचे कमेंट में बताना। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो ये कि इंस्टाग्राम ID बन चुकी है, ठीक है। तो MLT ट्यूशन करके आप सर्च मारोगे MLT ट्यूशन तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। यूज़र नेम MLT ट्यूशन है। तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपलोड करने की कोशिश करी जा रही है ताकि थोड़ा बहुत अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उसके थ्रू भी नॉलेज ले सको। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।